हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज हो चुका है खत्म, जो कि हमें टाइम चेंज की वजह से उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे की जगह सैटरडे के ऊपर देखने को मिला है। और इस डायनामाइट शो के ऊपर भी हमें बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स देखने को मिले हैं, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन डस्टिन रोड्स को फेस कर रहे थे। और ये AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच है, यानी कि जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो आगे चलकर AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर अगले राउंड के अंदर पहुंच जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में ब्रायन डेनियल्सन इस मैच के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और अपने एज के चलते डस्टिन रोड्स यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन के लेवल मैच नहीं कर पा रहे थे। और जब इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते करते ब्रायन डेनियल्सन आखिरकार डस्टिन रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब डस्टिन रोड्स ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने भी ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए। और कहना पड़ेगा कि यहाँ पर डस्टिन रोड्स ब्रायन डेनियल्सन को उनकी लिमिट्स तक ले गए थे, जिस वजह से हमें पहली बार डेनियल अपने किसी मैच के अंदर फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दी। पर फाइनली यहाँ पर डस्टिन रोड्स का फिनिशर रिवर्स कर यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने डस्टिन रोड्स के ऊपर अपना सबमिशन मूव गिलिटिन चोक लगाया, जिस पर सरप्राइजिंगली डस्टिन रोड्स पास आउट हो गए और ब्रायन डेनियल्सन ने मैच जीत गए। और कहना पड़ेगा कि ब्रायन डेनियल्सन का AEW कंपनी का चौथा मैच है जो कि ब्रायन डेनियल्सन ने अपने अलग मूव्स के साथ जीता है, क्योंकि ब्रायन ने अपना पहला मैच बेल लॉक के सहारे जीता था, दूसरा मैच बटरफ्लाई लॉक के सहारे, तीसरा मैच नीबार के सहारे और अभी चौथा मैच गिलिटिन लॉक के सहारे। तो देखना पड़ेगा कि ब्रायन डेनियल्सन के पास AEW कंपनी के अंदर अपने मैच जीतने के लिए कितने तरीके हैं। पर ये मैच जीतकर ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अगले राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। पर इसके बाद हमें द एलीट के बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा ने कहा कि यहाँ पर डार्क ऑर्डर एलीट के पीछे आना चाहती है, तो इसीलिए फाइनली एलीट की बिहाफ के ऊपर केनी ओमेगा ने डार्क ऑर्डर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जहां तक बात है हैंगमैन एडम पेज की, तो हैंगमैन एडम पेज कभी केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि बाकी सबके लिए हैंगमैन पेज काउबॉय शिट है, लेकिन केनी ओमेगा के लिए हैंगमैन पेज कावर्ड शिट है। और केनी ओमेगा AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर हैंगमैन एडम पेज को सबके सामने एक्सपोज करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। पर इसके बाद हमें FTR का भी एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए FTR ने कहा कि फाइनली FTR ने अपने रिकॉर्ड के अंदर ट्रिपल लूचा लिब्रे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत ली है। पर अब दोबारा से ग्रेट टैग टीम बनने के लिए FTR को AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतनी है, इसलिए यहाँ पर FTR ने लूचा ब्रोस को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए पेंटा एल जोरियम ने भी FTR का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि हमें FTR और लूचा ब्रोस के बीच में AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद टोनी शिवानी इस वीक के डायनामाइट शो पर आए थे और यहाँ पर टोनी शिवानी जानना चाहते थे कि हाल फिलहाल में डार्बी एलिन की हालत कैसी है और हाल फिलहाल में डार्बी एलिन कहाँ है। और ये पूछने के लिए यहाँ पर टोनी शिवानी ने स्टिंग को बुला लिया, क्योंकि स्टिंग डार्बी एलिन के काफी क्लोज है। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने स्टिंग से पूछा कि डार्बी एलिन कहाँ पर है और डार्बी एलिन की स्टेटस क्या है। पर इसके पहले यहाँ पर स्टिंग कुछ कह पाते, यहाँ पर MJF आ गए और यहाँ पर आकर स्टिंग से बातें करते हुए MJF कहने लगी कि स्टिंग को सबको बताना चाहिए कि डार्बी एलिन की हालत काफी खराब है और अब डार्बी एलिन AEW के शोज के ऊपर नहीं आने वाली। पर फिर भी अगर यहाँ पर अरीना के अंदर आए हुए लोग डार्बी एलिन को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टिंग डार्बी एलिन बन सकते हैं। पर स्टिंग डार्बी एलिन की मदद कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक काफी सारे लोगों ने स्टिंग को उनके करियर के अंदर मदद की है, लेकिन जब उन्हें स्टिंग की मदद की जरूरत पड़ी तो स्टिंग वहां पर नहीं थे। और यहाँ पर इसका एग्जांपल लेते हुए MJF ने लेक्स लूगर का नाम लिया, जो कि WCW कंपनी के अंदर स्टिंग के दोस्त थे। और जब स्टिंग WCW कंपनी के अंदर NWA के खिलाफ लड़ रहे थे, तब लेक्स लूगर ने स्टिंग की मदद की थी। लेकिन जब लेक्स लूगर NWA के खिलाफ लड़ने के लिए गए, तब स्टिंग ने लेक्स लूगर की मदद नहीं की। जो बातें यहाँ पर सामने लाकर MJF ये दिखाना चाहते थे कि हर कोई स्टिंग की मदद करता है, लेकिन जब उन्हें मदद चाहिए होती है तब स्टिंग वहां पर नहीं होते। और ये बातें कहते हुए MJF रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन MJF के रिंग के अंदर आते ही स्टिंग ने MJF के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर MJF को बचाने के लिए वार्डलो और शॉन स्पियर्स आ गए, पर स्टिंग ने यहाँ पर वार्डलो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इतने में शॉन स्पियर्स ने पीछे से स्टील चेयर लेकर स्टिंग के ऊपर अटैक कर दिया, पर इसका स्टिंग पर कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन वार्डलो ने पीछे से स्टिंग के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद शॉन स्पियर्स ने स्टिंग के ऊपर लगातार 6-7 स्टील चेयर शॉट लगाए हैं, जो देखने के लिए काफी ब्रूटल लग रहा था। और अपने 63 एज के अंदर भी स्टिंग इस तरह की बीटिंग ले रहे हैं, जो देखकर मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। पर इसके बाद स्टिंग के सिर के पास एक स्टील चेयर रखकर उस स्टील चेयर के ऊपर बैठकर बातें करते हुए MJF कह रहे थे कि डार्बी एलिन कभी AEW कंपनी के अंदर अपना रिटर्न नहीं करने वाली, क्योंकि डार्बी एलिन को पता है कि अगर डार्बी एलिन AEW कंपनी के अंदर अपना कमबैक करते हैं तो तब भी डार्बी एलिन AEW कंपनी के अंदर सेकंड बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि MJF डार्बी एलिन से बेटर है और डार्बी एलिन को पता है। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही और ये बातें कहकर MJF यहाँ से जा रहे थे, लेकिन इतने में स्टिंग खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर MJF ने अपने डायमंड रिंग से स्टिंग के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद MJF और पेनिकल यहाँ से चली गई। और गाइस ये सेगमेंट्स देखकर तो मैं चाहता हूँ कि AEW कंपनी के शोज के ऊपर स्टिंग और MJF के बीच में एक मैच हो जाए, पर अब तक AEW ने अपनी कंपनी के बीच में इस मैच के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो देखना पड़ेगा कि क्या AEW कंपनी के अंदर स्टिंग और MJF के बीच में कोई मैच होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर TBS वुमेन्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट के मैचेस शुरू हो चुके हैं, जहां पर फर्स्ट राउंड मैचेस के अंदर फिनोल बिफोर ड्रूबी सो को फेस कर
रही थी। और गाइस माना कि मैंने अब तक आपको टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स नहीं दिखाए, पर मैं ये ब्रैकेट्स आपको कल के अपडेट्स वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि मैच भी इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर फिनल पिफोर्ड और रूबी सोहो इनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और कहना पड़ेगा कि ये मैच एडब्ल्यू कंपनी के अंदर टूर्नामेंट लेवल के मैच के ऊपर खरा उतरा है। और जब इस मैच के अंदर रूबी सोहो डोमिनेट कर रही थी, तभी यहाँ पर बनी रिंग साइड पर आकर खड़ी हो गई, जिन्हें देखकर रूबी सोहो डिस्ट्रैक्ट हो गई और इसका फायदा उठाकर फिनल पिफोर्ड ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया। पर जब फिनल पिफोर्ड की बार-बार कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर रूबी सोहो किक आउट कर दे रही थी, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में आकर फिनल पिफोर्ड ने नकल्स का इस्तेमाल करने का ट्राई किया, लेकिन रेफरी ने देख लिया और रेफरी ने उस नकल्स के ऊपर अपना पैर रख दिया, जिससे कि फिनल पिफोर्ड यहाँ पर वो नकल्स इस्तेमाल नहीं कर पाई। और इसी का फायदा उठाकर रूबी सोहो ने फिनल पिफोर्ड के ऊपर एक रोल अप पिन किया, जिस पिन के सहारे रूबी सोहो मैच जीत चुकी है। और अब रूबी सोहो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेकंड राउंड के अंदर पहुंच चुकी है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बनी और फिनल पिफोर्ड ने रूबी सोहो को घेर लिया और यहाँ पर दोनों ही रूबी सोहो के ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर रूबी सोहो को बचाने के लिए रेड वेलवेट आ गई, जिन्हें देखकर बनी और फिनल पिफोर्ड रिंग छोड़कर चली गई। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे रेड वेलवेट, रूबी सोहो, बनी और फिनल पिफोर्ड के बीच में क्या देखने को मिलता है। पर गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एमजेएफ का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एमजेएफ कह रहे थे कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर स्टिंग के ऊपर अटैक कर एमजेएफ ने डार्बी अलिन को एक मैसेज दे दिया है। लेकिन इतने में यहाँ पर वार्डलो आ गई और यहाँ पर आकर एमजेएफ से बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि लास्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर एमजेएफ ने वार्डलो को स्टिंग के ऊपर क्यों ढकेल दिया। और यहाँ पर वार्डलो इसका जवाब जानना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि लास्ट वीक एमजेएफ काफी डर चुके थे और एमजेएफ को समझ नहीं आया कि एमजेएफ को क्या करना चाहिए, इसलिए एमजेएफ ने एक्सीडेंटली वार्डलो को स्टिंग के ऊपर ढकेल दिया। पर एमजेएफ को पता है कि वार्डलो काफी काम कर रहे हैं, लेकिन एमजेएफ नहीं चाहते कि वार्डलो की अकेले के ऊपर इतना वर्कलोड आए, इसलिए एमजेएफ यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्यों ना एमजेएफ वार्डलो को शॉन स्पियर्स की जगह बदल दे। जो बातें कहकर एमजेएफ यहाँ चले गए और एमजेएफ की बातें सुनकर वार्डलो और शॉन स्पियर्स ये दोनों ही शॉक के अंदर थे। तो देखना पड़ेगा कि क्या एमजेएफ वार्डलो की जगह शॉन स्पियर्स को देते हैं या नहीं, और कैसे पिनिकल के अंदर फूट पड़ती है या नहीं। पर इसके बाद एडब्ल्यू डायमंड शो के ऊपर बॉयफिश एक लोकल टैलेंट यानी कि एंथनी ग्रीन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस प्रॉब्ली ये मैच बॉयफिश को काफी तगड़ा सुपरस्टार दिखाने के लिए बुक किया गया होगा, क्योंकि मैच स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर बॉयफिश ने इस मैच के अंदर अपने काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए और ये मैच स्टार्ट होती है यहाँ पर ग्रीन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर ग्रीन को पिन कर बॉयफिश ने मैच जीत लिया है। पर जब बॉयफिश अपना मैच जीत कर जा रहे थे, तब बॉयफिश ने नोटिस किया कि ग्रीन अपने पैरों के ऊपर खड़े हो रहे हैं और ये देखकर बॉयफिश गुस्सा हो गए और यहाँ पर आकर बॉयफिश ने ग्रीन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पर ग्रीन को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि सीएम पंक आ गए, जिन्हें देखकर बॉयफिश रिंग के बाहर चले गए, जिसका मतलब कि हमें प्रॉब्ली आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक और बॉयफिश के बीच में कोई मैच देखने को मिलने वाला है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के बैकस्टेज में टोनी शिवानी, डांटे मार्टिन और लियोरस का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी ने लियोरस से पूछा कि लियोरस को क्यों लगता है कि डांटे मार्टिन लियोरस के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा टैग टीम बन सकते हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए लियोरस ने कहा कि लियोरस बहुत पहले से डांटे मार्टिन को देख रहे हैं और लियोरस को लगता है कि डांटे मार्टिन काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं, लेकिन मैट सैडल के साथ रहकर डांटे मार्टिन काफी अच्छे सुपरस्टार नहीं बन रहे थे। जो बातें यहाँ पर लियोरस कह ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए डांटे मार्टिन ने कहा कि मैट सैडल काफी अच्छे रेसलर है, जिस पर बात करते हुए लियोरस ने कहा कि मैट सैडल को प्रूव करने के लिए लियोरस ने मैट सैडल को सीएम पंक के खिलाफ एक मैच दिया था, पर मैट सैडल वो मैच हार चुकी है, जिससे ये प्रूव होता है कि मैट सैडल काफी अच्छे सुपरस्टार नहीं है। पर अगर डांटे मार्टिन अब भी लियोरस से कन्विंस नहीं है, तो यहाँ पर लियोरस और डांटे मार्टिन नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर सैडल ब्रदर्स को हराकर दिखाने वाले हैं कि मैट सैडल काफी अच्छे सुपरस्टार नहीं है। जो बातें यहाँ पर लियोरस ने कही, लेकिन इसके बाद इस वीक के डायमंड शो के ऊपर लांस आर्चर अपने एडी किंग्सले के खिलाफ के मैच के लिए आ रहे थे, पर लांस आर्चर के एंट्रेंस के दौरान ही एडी किंग्स ने लांस आर्चर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लांस आर्चर ने फाइट बैक किया और यहाँ पर एडी किंग्स के ऊपर अटैक करते हुए एक टाइम के लिए लांस आर्चर ने फैन को उठाकर उस फैन को एडी किंग्स के ऊपर दे मारा, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर लांस आर्चर डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए मैच स्टार्ट होने के बाद भी इस मैच के अंदर लांस आर्चर डोमिनेट किया और यहाँ पर इस मैच के अंदर लांस आर्चर अपने काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगा रहे थे, जिन मूव्स का एडी किंग्स के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली एक टाइम के लिए और कॉन्फिडेंट होकर लांस आर्चर एडी किंग्स के ऊपर एक मूवसॉट लगाने के लिए गए, पर एडी किंग्स साइड में हो गए और यहाँ पर लांस आर्चर सीधा अपने सिर के बल गिरे, जो बिल्कुल वैसा ही स्पॉट था जैसा कि ब्रॉक लेसनर ने रेसलमैनिया 22 के अंदर किया था। और अपने सिर के बल गिरने के बाद यहाँ पर लांस आर्चर की इस मैच के अंदर हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पर फिर भी यहाँ पर लांस आर्चर ये मैच कंटिन्यू करना चाहते थे और यहाँ पर लांस आर्चर के एडी किंग्स की तरफ जाते ही एडी किंग्स ने लांस आर्चर के ऊपर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर लांस आर्चर को पिन कर एडी किंग्स ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि एडी किंग्स एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटेड टूर्नामेंट के अंदर अगले राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटेड टूर्नामेंट का मैच था। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि गाइस इस वीक के पूरे डायनामाइट शो के लिए फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी क्रूज़रवेट सुपरस्टार यानी कि टोनी नीस रिंगसाइड के ऊपर बैठे थे, जो कि शो के पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक रिंगसाइड के ऊपर बैठे थे। और पता नहीं यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने टोनी नीस को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है या फिर टोनी नीस इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए थे, पर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी और टोनी नीस के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के एडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई यानी कि मैन ऑफ द ईयर बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए ईथन पेज कह रहे थे कि इनर सर्कल सक करती है, और इसीलिए क्योंकि मैन ऑफ द ईयर और अमेरिकन टॉप टीम इन्होंने इनर सर्कल को 2 बार पिन किया है, इसीलिए इनर सर्कल का हर एक मेंबर सक करता है, स्पेशली सैमी गेवेरा, क्योंकि वो चैंपियन होने के बावजूद भी सक करते हैं। जो बात यहाँ पर ईथन पेज कह रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि ईथन पेज अब तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर चैंपियन इसलिए नहीं बने, जिसका रीजन ईथन पेज का नाम ही बताता है, जो कि है ऑल ईगो, और अपनी ईगो के चलते ईथन पेज अब तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर चैंपियन नहीं बन पाए। जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही, लेकिन यहाँ पर सैमी गेवेरा डैन लैम्बर्ट से उनकी शर्तें जानना चाहते थे कि इनर सर्कल को एक रीमैच देने के लिए डैन लैम्बर्ट की शर्तें क्या है। और यहाँ पर बात करते हुए डैन लैम्बर्ट ने रिवील किया कि डैन लैम्बर्ट चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गेवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप ईथन पेज के अगेंस्ट डिफेंड करे, और अगर सैमी गेवेरा वो मैच हार जाते हैं तो सैमी गेवेरा अपनी टीएनटी चैंपियनशिप तो हारेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही सैमी गेवेरा
गेवेरा को इनर सर्कल हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। जो शर्तें यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने बताई, जो शर्तें सुनकर सैमी गेवेरा थोड़े फार नर्वस थे, लेकिन सैमी ने शर्तें मान ली है, पर वो भी एक कंडीशन के ऊपर कि अगर सैमी गेवेरा नेक्स्ट वीक ईथन पेज को हरा देते हैं तो फिर ईथन पेज के अमेरिकन टॉप टीम के 3 मेंबर्स ईथन पेज नहीं बल्कि सैमी गेवेरा चूज करेंगे। जिन 2 शर्तों के साथ नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए ईथन पेज और सैमी गेवेरा का मैच कंफर्म हो चुका है और इसके बाद सैमी गेवेरा यहाँ से जा रहे थे। पर तभी यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि सैमी गेवेरा को रुकना चाहिए क्योंकि अब तक मैन ऑफ द ईयर ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक नहीं किया। जो बातें कहकर यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए और तभी यहाँ पर सैमी गेवेरा की मदद करने के लिए पूरी इनर सर्कल आ गई, जिन्हें देखकर डैन लैम्बर्ट और मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज यहाँ से भाग गए। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली कह रहे थे कि जॉन मॉक्सली AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर है, इसलिए प्रॉब्ली यहाँ पर जॉन मॉक्सली को फायर अप होना चाहिए। लेकिन जॉन मॉक्सली यहाँ पर शांत इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली अपने घर के ऊपर अपनी बेटी को देख रहे हैं और जब उनकी बेटी ने उनकी उंगली पकड़ी थी तब जॉन मॉक्सली को ये समझ आया है कि उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उनकी फैमिली है और AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जो जॉन मॉक्सली के मैचेस होने वाले हैं वो मैचेस जॉन मॉक्सली को उनके घर जाने से रोकने वाले हैं। इसलिए अब जॉन मॉक्सली को फर्क नहीं पड़ता कि AEW के शोज के ऊपर जॉन मॉक्सली के मैचेस किसके खिलाफ है, क्योंकि मॉक्सली अपना काम कर जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए अपने अपोनेंट्स को तबाह करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर हमेशा की तरह डार्क ऑर्डर बैकस्टेज में मजे कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज आ गए और यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर से बात करते हुए हैंगमैन पेज ने सॉरी कहा क्योंकि हैंगमैन पेज को लगता है कि डार्क ऑर्डर सही थी और हैंगमैन पेज को अपने आप को कम समझना नहीं चाहिए था। लेकिन अब नेक्स्ट वीक द एलीट और डार्क ऑर्डर के बीच में एक 8-मैन टैग टीम मैच है, जिस मैच के लिए डार्क ऑर्डर को गुड लक विश कर हैंगमैन पेज यहाँ चले गए। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय ब्रैंडन कटलर को फेस कर रहे थे और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते जंगल बॉय ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और एक और स्कॉच मैच की तरह ही ये मैच स्टार्ट होते जंगल बॉय ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर अपना फिनिशर स्नेक टैप लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जंगल बॉय ने एलीट को कॉल आउट किया, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एलीट नहीं आई, जो देखकर जंगल बॉय ने फिर एक बार ब्रैंडन कटलर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ब्रैंडन कटलर ने एलीट से मदद मांगी और तभी यहाँ पर एडम कोल आ गए और यहाँ पर आकर जंगल बॉय से बात करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि अगर जंगल बॉय चाहते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय और एलीट के बीच में एक मैच हो तो एडम कोल जंगल बॉय के खिलाफ एक मैच रसद करने के लिए रेडी है। जो बातें कहकर यहाँ पर एडम कोल जंगल बॉय की तरफ आ रहे थे, लेकिन जंगल बॉय ने एडम कोल के ऊपर अटैक कर दिया और एडम कोल रिंग के बाहर गिरे, लेकिन तभी पीछे से आकर यंग बक्स ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया। यानी गाइस ये पूरा एलीट का एक सेटअप था और इसके बाद जंगल बॉय को रैंप के ऊपर ले जाकर वहां पर यंग बक्स ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर लगाया और एडम कोल ने जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर बूम लगाया। पर द एलीट यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि एलीट ने यहाँ पर जंगल बॉय को उठाकर रैंप के नीचे टेबल से थ्रू फेंक दिया, जिससे द एलीट ने जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि जंगल बॉय को अपना बदला कब मिलता है। लेकिन इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैंपेज शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर वो आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मीरू का एक बैक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मीरू ने कहा कि मीरू को गॉड का मीरू के ऊपर से भरोसा उठ गया है और अब मीरू दोबारा से AEW कंपनी के अंदर एक चैंपियन बनकर गॉड का भरोसा फिर एक बार जीतने वाले हैं और मीरू दिखाने वाले हैं कि मीरू क्यों है गॉड्स फेवरेट चैंपियन। जो बात यहाँ पर मीरू ने कही, पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होती मैलिका ब्लैक और कोडी रोड्स इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर सरप्राइजिंगली कहीं ना कहीं मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गई, लेकिन तभी यहाँ पर रेस्ट ऑफ द नाइटमेयर फैमिली आ गई और यहाँ पर आकर नाइटमेयर फैमिली ने मैलिका ब्लैक के हाथ से स्टील चेयर ले ली, जिससे कि मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर स्टील चेयर का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन फिर भी मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और मैलिका ब्लैक ने रिंग साइड के ऊपर एक टेबल लगाया, पर सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स ने उस टेबल के थ्रू मैलिका ब्लैक के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाया, जिसके बाद मैलिका ब्लैक के सिर से खून निकल रहा था। पर मैलिका ब्लैक ने भी कोडी रोड्स को स्टील पोस्ट के ऊपर फेंक दिया, जिससे कोडी रोड्स के भी सिर से खून निकलने लगा और इतने में आर्न एंडरसन रिंग के अंदर जाकर खड़े थे और तभी यहाँ पर आर्न एंडरसन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अंदरादे आ गए और इसका फायदा उठाकर अंदाजे के मैनेजर आर्न एंडरसन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन आर्न एंडरसन ने उनके ऊपर अपना फिनिशर स्पाइन बस्टर लगा दिया और इतने में अंदाजे को साइड में लगाने के लिए पाक वहां पर आ गए और यहाँ पर आकर पाक ने अंदाजे के ऊपर अटैक किया और अंदाजे के ऊपर अटैक करते करते पाक अंदाजे को बैकस्टेज ले गए। पर इतने में रिंग के अंदर आकर मैलिका ब्लैक ने आर्न एंडरसन के ऊपर ब्लैक मेस फेंक दिया और इसी दौरान कोडी रोड्स ने मैलिका ब्लैक के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाया, पर सरप्राइजिंगली मैलिका ब्लैक ने इसके ऊपर किक आउट कर दिया और मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पिनिंग किक लगाया और अपने मोमेंटम के चलते कोडी जाकर रोप्स के बीच में गिर गए, जिससे मैलिका ब्लैक यहाँ पर कोडी रोड्स को पिन नहीं कर पा रहे थे और इसलिए मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन कोडी ने यहाँ पर मैलिका ब्लैक का फिनिशर रिवर्स कर मैलिका ब्लैक के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाया और इसके बाद सरप्राइजिंगली मैलिका ब्लैक के ऊपर अंडरहुक पायल ड्राइवर लगाकर यहाँ पर मैलिका ब्लैक को पिन कर कोडी रोड्स ने मैच जीत लिया है। और गाइस जहाँ पर सरप्राइजिंगली मैच स्टार्ट होती सभी लोग कोडी रोड्स को हेट कर रहे थे, तो सरप्राइजिंगली मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सभी लोग कोडी रोड्स के लिए चेयर कर रहे थे, जो देखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया विजुअल था। और इसके साथ ही स्पीकर डायनामाइट शो ऑफिस चला गया और गाइस मुझे तो कोडी रोड्स और मैलिका ब्लैक का मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइस मुझे तो ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है और इस वीक का डायनामाइट शो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite.
What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?